नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है। सरकार के साथ आज 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 19 जनवरी को फिर से एक और दौर की बातचीत होगी, यानी 10वें दौर की बातचीत होगी। किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से आज कहा गया कि एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करेंगे और साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूत करेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु ने जानकारी दी है। आइए सुन लेते कृषि मंत्री और नेताओं को। 19 तारीख को 12 ਵਜੇ ਦੁਆਰਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 100% विफल बेसिट्टा। सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं जो लगातार इस बैठक को कवर कर रहे हैं। हिमांशु, तो आज की इस बैठक में बेनतीजा भले ही रही हो, लेकिन आपको मैं सुन रही थी सरकार की तरफ से शायद यही कहा गया कि एमएसपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करेंगे फलाना। तो ये सब क्या सामने आया? आज क्या निकल कर आया कुछ इस बैठक से? देखिए, आज की बैठक में जो एक नया मुद्दा था जो किसान संगठनों की तरफ से सरकार के सामने रखा गया वो ये था कि जो 3 कानून है, विवादित कानून, उनमें से एक कानून है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें संशोधन किया था सरकार ने। किसान संगठन के जो बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने इस बैठक में सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप अगर वो संशोधन वापस ले लें, जो नए संशोधन सरकार ने कानून में किए थे, तो वो बेहतर होगा और इससे बातचीत को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर इसमें किसान की तरफ से जो ये बात कही गई थी उस पर सरकार का रुख साफ नहीं किया। हालांकि बाद में कृषि मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ये जरूर कहा है कि ये जो बदलाव किए गए हैं संशोधन में वो देश हित में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए ये संशोधन का प्रावधान सरकार ने किया है। इसके अलावा दोनों ही पक्ष आज करीब 5 घंटे बातचीत हुई, अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते रहे, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। और दर्शन पाल जो बड़े नेता हैं किसानों के, उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि बातचीत 120% तक विफल रही है आज। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है, जो सबसे बड़ा आउटकम मैं कहूँगा, वो ये है कि बातचीत की प्रक्रिया को फिलहाल दोनों पक्षों ने जारी रखने का फैसला किया है और इससे ऐसा लगता है कि वो एक और मौका देना चाहते हैं बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने की। हालांकि फिलहाल किसान संगठन के 3 नेताओं का मैंने अभी इंटरव्यू किया है बैठक के बाद और तीनों ने कहा है कि 26 जनवरी को हमारी एक बड़ी ट्रैक्टर रैली होगी और उसकी जो रूपरेखा है वो अगले 2 दिन में किसान संगठन के जो बड़े नेता हैं वो बैठक करके तय करेंगे। 26 जनवरी को एक बड़ा विरोध कार्यक्रम होगा और ये एक कोशिश है किसान संगठन के नेताओं की तरफ से सरकार को भी एक संदेश देने की कि वो अपना विरोध जो है वो और बड़ा और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को उनकी जो मुख्य मांग है उस पर नए सिरे से विचार करना होगा। एक और मौका दोनों पक्षों ने दिया है बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने का। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, बीच में एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समिति बनाई गई। कल हमने देखा उनके जो एक मनोनीत सदस्य थे भूपेंद्र मान, उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तो ऐसे में उस समिति का क्या मतलब, वो उस लिहाज से कुछ अपडेट है क्या? क्योंकि उसको तो 10 दिन में करना ही है, तो उस लिहाज से 26 तारीख से पहले हो जाएगा क्या? 10 दिन में वो कमेटी बैठेगी, उसके सामने कौन कौन आ पाएगा, इसलिए बारे में कुछ जानकारी? देखिए, संशय है क्योंकि अभी तस्वीर साफ नहीं है। किसान संगठन जो विरोध कर रहे हैं वो बहुत साफ कर चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो कमेटी है
उसके सामने पेश नहीं होंगे। और आज भी मैंने किसान संगठन के नेताओं का इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा कि देखिए वो फैसला किसान कर चुके हैं, उस समिति के सामने पेश होने का कोई मतलब नहीं है। और उसमें से भी एक सदस्य ने कमेटी को छोड़ दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संभव है कि उसमें किसी नए सदस्य को उसमें शामिल करे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अच्छी खबर यह है विज्ञान भवन से कि बातचीत की जो प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हुई थी, उसको एक और मौका दिया है दोनों पक्षों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो समिति है उसके सामने तो जो विरोध कर रहे हैं किसान वो शामिल नहीं होंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार के साथ कम से कम किसान संगठन के नेता अब भी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और बातचीत बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं हिमांशु कि ये बातचीत आगे बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें रुकावट ना आए। और भूपेंद्र मान जो समिति से अलग हुए, उनसे बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने, सुनते हैं बातचीत। क्यों सर, आपने पहले तो ये बताएं कि क्यों रिज़ाइन क्यों किया आपने? इसलिए कि इस कमेटी ने जो करना था वो था कि जो फार्मर्स बॉडीज़ वहाँ एजिटेशन में हैं उनसे बात करके वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी थी कि क्या किया जाए। तो मैंने ये पता चला कि वो तो बात करने को नहीं आएंगे, उन्होंने तो कमेटी के सामने नहीं आना। तो फिर ये बात साफ़ हो जाती है कि जब कमेटी का ये तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया, जब उन्होंने आना नहीं है तो क्या करना है। तो इसलिए मैंने ये किया, अपने सेंटिमेंट्स, वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स, बाकी सारे के भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं इसमें नहीं रहना चाहता। अच्छा, दो सवाल हैं मेरे आपसे। पहली तो ये कि कुछ दिन पहले आपके संगठन की तरफ से जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी को, वो कृषि मंत्री को, कहा गया था कि कानून रहने देना चाहिए। तो अभी भी आपका स्टैंड, कमेटी से तो आप अलग हो गए, लेकिन एज ए फार्म यूनियन लीडर आप किसानी और खेती से जुड़े हुए रहे हैं, अब नेता रहे हैं यहाँ के, अभी भी आपकी पर्सनल पोजीशन क्या है कि क्या कानून रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? लेकिन मेरे टोटल इसमें के ये जो लॉज हैं उनके विरोध या हक में हों, ये इस वक्त इमटेरियल है, क्योंकि एजिटेशन बहुत तेज़ चल रही है। उसमें कुछ भी कहना वो शायद ठीक नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आज कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि आपको इस कमेटी से अलग होने का सुझाव कह लें या एक तरह से आपसे बातचीत शायद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी की है, कल कैबिनेट की बैठक से पहले या कैबिनेट की बैठक के बाद। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल फ़ोन बंद था, तब से ही बंद है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। बातचीत अलहदा हुई, इंडिकेशन भी कोई, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई आपको? नहीं, कोई तो सरकार आपको लगता है हटा देगी, कानून वापस कर लेगी? ये सरकार को वहाँ फार्मर्स के साथ बात करके इसको पीसफुली अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि ये सारे देश के फार्मर्स का सवाल है। आप जाएंगे आंदोलन वगैरह में या आपकी सेहत अलाउ करेगी कि वहाँ जाएं आप? नहीं, मैं अभी तक तो नहीं गया, अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे दिक्कत भी कोई नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया है। लखनऊ, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, कई शहरों में कांग्रेस सड़कों पर आज उतरती दिखाई दी। दिल्ली में भी पार्टी जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में उपराज्यपाल के घर तक मार्च निकाला था, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। और सौरभ शुक्ला, हमारे सहयोगी, दिन भर इसको कवर किया, ये रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो उपराज्यपाल के आवास पर जाकर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। पीछे ट्रक में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। धक्का मुक्की के दौरान कांग्रेस की नेता अलका लांबा को चोट भी लगी। दिल्ली पुलिस ने इशारा किया और महिला पुलिस के हाथ में कुछ था, उसने हमला कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने रोका, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा। यह उदाहरण है खून इस बात का, किसान के प्रति कांग्रेस हमेशा संजीदा है और उनकी आवाज उठा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ समय से जंतर मंतर पर किसान आंदोलन के समर्थन में बैठे कांग्रेस के सांसदों से भी मुलाकात करने पहुंचे। टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है,
आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहां बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। कांग्रेस ने दिल्ली के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल निवास का घेराव किया। कांग्रेस पर लगातार यही आरोप लग रहा था कि पूरे किसान आंदोलन में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की तरह नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इन मार्च के जरिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो देश की तमाम सड़कों पर हो। नई दिल्ली में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी धरना दिया आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस ने उनको जबरन उठाया और बसों में भरकर ले गए। ये तस्वीरें आप भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी की देख रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे कृषि कानूनों के विरोध में सक्रिय हो गए। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराग, मैं देख सकती हूँ अनुराग को। अनुराग, तो काफी देर के बाद सक्रिय हुई है कांग्रेस, लेकिन आज उसका असर सड़कों पर दिखा है। देखिए, कांग्रेस ने सक्रिय होने की कोशिश तभी की थी जब विधानसभा का सत्र था, लेकिन यकायक ट्रैक्टर भी आ गए। देर रात पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के घर पर पता नहीं क्या हुआ कि कमलनाथ जी विधानसभा गए और ये मान गए सर्वदलीय बैठक में कि विधानसभा का सत्र स्थगित किया जाए। तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई थी, क्योंकि बड़ी तादाद में ट्रैक्टर आ गए थे यहाँ पर और कांग्रेस उस वक्त जो भोपाल में अपनी ताकत दिखाना या प्रदर्शन करना चाहती थी। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व जो कानून मंत्री हैं पीसी शर्मा और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्र सहित बड़ी तादाद में कांग्रेसियों ने जो रोशनपुरा चौराहा है उसको घेरने की कोशिश की। पुलिस ने उनको रोका तो आगे बैरिकेड तोड़कर घुस गए और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में कांग्रेस ने कहा कि वो जारी रखेंगे। वहीं कमलनाथ और जो सांसद हैं छिंदवाड़ा के नकुलनाथ, वो दोनों भी ट्रैक्टर लेकर छिंदवाड़ा के रस्तों पर पहुंचे और वहां भी उन्होंने हुंकार भरी कि किसानों के साथ खड़े रहेंगे और इन कानूनों का विरोध करेंगे। वहीं आसपास के कुछ और जिलों में दिग्विजय सिंह या पार्टी के और तमाम बड़े नेताओं ने भी मार्च निकाला है। 23 तारीख को उनकी योजना है कि राजभवन का घेराव करेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि गाहे बगाहे कांग्रेस की इस तरह की गुटबाजी सामने आ जाती, जिससे एक बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। लेकिन आज कम से कम कुछ जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने ताकत दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए अनुराग। तो भोपाल से इन दृश्यों के बाद अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का देश की बात में। उसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश ले चलेंगे। देश भर में बीएचपी ने शुरू किया है राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम। राष्ट्रपति ने भी दिया आज योगदान। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 39 महीने में राम मंदिर बन जाने का आज ऐलान किया। आज मंदिर के लिए देश भर में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम छोटे बड़े लोगों ने आज मंदिर के लिए दान दिया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए धन जुटाने का देशव्यापी अभियान आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके लिए 5,01,00,000 रुपए का अंशदान दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज इस मौके पर रायबरेली में हुए कार्यक्रम में ऐलान किया कि 39 महीनों में यानी अप्रैल 2024 तक मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव भी होंगे। पूरा विश्वास करते हैं कि अगर मकर संक्रांति का विचार कर लें तो 39 महीने में ये कार्य पूरे हो जाएगा। 39 महीने में मंदिर पूर्ण हो जाएगा। मेरी इच्छा तो यही है। देश के तमाम हिस्सों में आज मंदिर के धन संग्रह के लिए विशाल रैलियां निकाली गईं। इनमें बीजेपी वीएचपी के कार्यकर्ता भगवा झंडे लहराते हुए धन संग्रह के लिए जागरूकता फैलाने निकले। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के ट्रस्टी
अनिल मिश्रा के नेतृत्व में आयोजन हुआ। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी अपनी सहयोग राशि दी। बीजेपी आरएसएस के जिन बड़े नेताओं ने धनराशि दान की, उनमें सरसंघ चालक मोहन भागवत, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी शामिल हैं। इसके अलावा वीएचपी ने आज से घर घर संपर्क कर मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह शुरू किया। वीएचपी का लक्ष्य इस अभियान से 42 दिनों के अंदर 5 लाख से ज़्यादा गांवों में 12 करोड़ घरों में 60 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। भक्तजनों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण में अपना भी योगदान दें। आर्थिक तौर पर 10 रुपये का भी योगदान है, 100 रुपये का भी योगदान है, 1000 रुपये का भी योगदान है। धनराशि का उद्देश्य केवल ये है कि आम जनमानस में ये संदेश जाए कि मेरा भी समर्पण है श्री राम के प्रति। पूरी जनता में इस अभियान को लेकर के बहुत उत्साह है। इस पूरे अभियान का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये महसूस हो कि मंदिर के निर्माण में उनका भी कुछ योगदान है। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मंदिर का बन के तैयार होना भी क्या कोई महज इत्तेफाक है? रायबरेली में फैज़, आगरा में नसीम और अयोध्या में प्रमोद के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे जानेंगे, क्यों बौखला रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्या सत्ता की बागडोर उनके हाथ में नहीं है? और अब बिहार की सियासत। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के 2 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू राज की दुहाई दे रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर जब हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो मुख्यमंत्री बौखला गए और 2005 के पहले के हालात याद दिलाने लगे। साथ ही ये भी कहने लगे, आप बताइए आप किसके समर्थन? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार है। मनीष, इतनी बौखलाहट का कारण क्या है मुख्यमंत्री के? 15 साल का से ज्यादा तो शासन इनका हो गया। देखिए नीति, इनकी बौखलाहट का एक ही कारण है कि इस बार जब से वो नंबर 3 की पार्टी होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो इनकी जो अथॉरिटी होती है वो नहीं चल रही है। उसे लोग गंभीरता से इनकी शासन को, इनके आदेशों को नहीं मान रहे हैं। मैं आपको केवल एक पुलिस विभाग का एक उदाहरण देता हूं कि पुलिस विभाग में पिछले 2 महीने के दौरान उन्होंने 6 बैठकें कर ली हैं, लेकिन इन बैठकों में जो निर्णय होता है उसे कोई भी जमीन पर लागू कराने के लिए गंभीर नहीं दिखता है। दूसरी बात यह है कि उनको एक रटा रटाया हर क्राइम के बाद में वो यही दलील देते हैं कि डिटेक्शन में पुलिस लगी हुई है, केस को क्रैक कर लिया जाएगा, अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। लेकिन जब आज उनसे पूछा गया कि सर ये डिटेक्शन कब तक, आप ये डिटेक्शन कब तक करेंगे, आप प्रिवेंशन के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था। शायद उनको सवालों का जवाब देने की ये आदत नहीं रही है। हर बार हत्या के बाद उनका एक रटा रटाया जो वाक्य होता है उसे वो देकर निकलने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो वो हर बार, वो 16वें साल में अपने शासन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालू राबड़ी राज का उदाहरण देकर वो छिपने की, अपनी नाकामियों को, अपनी फेलियर को एक तरह से छिपाने की कोशिश करते हैं। और आज जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप कब तक ये लालू राबड़ी राज की दुहाई देते रहेंगे, तो उसके कारण वो आपा खो बैठे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाएं जो बिहार में हो रही हैं, नीतीश कुमार के तमाम सिंसियरिटी के बावजूद, एक सिंसियर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका अब यह दर्द यह है
कि उनकी धाक या उनका इकबाल नहीं चल रहा है। अपराधी कहीं ना कहीं अब उन्हें उनके शासन को या उनके पुलिस वालों को अब गंभीरता से नहीं लेते, जिसे जो मन में आता है वो वारदात को अंजाम दे देता है। और उन्हें भी मालूम है कि वो बार बार आंकड़ों की दुहाई देते हैं कि 23वें नंबर पर है, लेकिन वो जानते हैं कि आम लोगों में यही चर्चा का विषय होता है, अखबारों में बड़ा हेडलाइन यही होता है और वो एक तरह से उनकी परेशानी का कारण है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि 16वें साल में वो भले ही अपने शासन में हों, लेकिन उनके शासन का उनकी अपनी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है, उनका धाक कमज़ोर होता जा रहा है और उनके शासन का इकबाल जो है वो खत्म हो चुका है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और समझाने के लिए मनीष। और वाकई दुखद है कि किस तरह से मुख्यमंत्री की नहीं चल रही उनके राज्य में। बहरहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश भर में जो कोरोना टीकाकरण का अभियान है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, कल देश भर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कोविड का एपिसेंटर एक तरह से महाराष्ट्र से तैयारियों का जायजा करती ये रिपोर्ट देखिए। देश के 18% कोविड केस महाराष्ट्र से हैं और 34% मौतें भी इसी राज्य ने देखी हैं। अब टीकाकरण के साथ ही कोरोना को मात देने की अंतिम जंग शुरू हो चुकी है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र ने इस सबसे बड़े अभियान के लिए 511 सेंटर्स तय किए हैं। हर सेंटर में 100 यानी राज्य में एक दिन में 51,100 लोगों को वैक्सीन दी जानी है। राज्य ने इसके लिए 16,000 स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। हर सेंटर में 1 से 2 डॉक्टर की मौजूदगी रहेगी। पहले चरण के लिए 9,30,000 हेल्थ केयर वर्कर रजिस्टर हुए हैं। 10 दिनों में इस चरण के पूरा होने की उम्मीद है। दूसरे चरण के लिए पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स 25 जनवरी तक रजिस्टर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र को 9,25,000 कोविशील्ड और 20,000 को वैक्सीन की डोज मिली हैं। औरंगाबाद, सोलापुर, नागपुर, मुंबई, जेजे मेडिकल कॉलेज और पुणे, अमरावती के सिविल अस्पताल जैसे 6 सेंटर्स में कोवैक्सीन की डोज 10,000 लोगों को दी जाएगी। महाराष्ट्र को वैक्सीन की डोज कम मिली है, ऐसी आवाज शुरुआत में उठी, लेकिन महाराष्ट्र के नोडल अफसर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च टीपी लहाने ने साफ किया है कि पहले फेज के लिए डोज पर्याप्त मात्रा में है। आज अपने पास आज जो है वो जितना अपने को देना है वो अपने को देना है, उससे जो 9 लाख डोज पर्याप्त हो गए हैं और ये डोज आगे के डोज वो मिलने वाले हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं कि डोज पर्याप्त नहीं हो गए हैं, डोज मिल गए हैं और जैसे ही ये डोज होते आएंगे दिए जाएंगे तब तक दूसरा वैक्सीन और आ जाएगा। पुणे में 8 तो मुंबई में 9 सेंटर्स फिलहाल तय हुए हैं। हमने करीबन 9 सेंटर हमने शुरू किए हैं। 9 सेंटर में करीब 12,000 से ज़्यादा लोग एक ही दिन में वैक्सीनेट कर पाएंगे, ऐसी हमने व्यवस्था बना रखी है। यहाँ पे करीबन 75 बूथ हमने रखे हैं। देश के पहले मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल मुंबई बीकेसी कोविड जंबो हॉस्पिटल में 15 बूथ तैयार हैं। यहाँ के डीन डॉक्टर डेरे ने एनडीटीवी को टीकाकरण की तैयारियां दिखाते हुए बताया कि एक दिन में यहाँ 2,000 लोगों को टीका लगाने की तैयारियां हैं। आईसीयू बेड भी तैयार हैं। अगर 15 यूनिट हम 2 शिफ्ट चलाने के हमको आदेश है महानगर पालिका के, अगर 16 घंटे हम चलाते 15 यूनिट 2,000 से 2,25,000 तक हम पर डे यहाँ कर सकते। यहाँ भी हमारा एक डॉक्टर रहेगा, यहाँ एक सिस्टर रहेगी। आप देखिए एलईडी डिस्प्ले, यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन चलते रहेगा। यहाँ कुछ भी अगर किसी को थोड़ी भी तकलीफ हो जाती है, यहाँ से हमने एक AFI मॉनिटरिंग रूम जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पे विदिन अ मिनट वहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ हमारे इंटेंसिविस्ट रहेंगे, आप देख सकते हो। तो ये पूरी आईसीयू फैसिलिटी भी तैयार की गई है। केयर यूनिट ही है हमारा यहाँ पे। कितना भी सीरियस पेशेंट अगर गलती से हो भी गया, यहीं के यहाँ हमको ट्रीट करने की सुविधा कर चुके हैं। तो अब ऐसा लगता है सर कि ऐसी भी स्थिति आएगी क्या? नहीं लगता है,
लेकिन आप यू तैयारी डोंट पूरी नो, करके- तैयारी हमारी होनी चाहिए। क्या होता है कि लोगों को ये डर नहीं चाहिए कि मैं अचानक सीरियस हो गया। जो भी रूमर्स आज वैक्सीन के फैलाए जा रहे हैं गलती से, उसमें कहीं कहीं जगह ऐसा भी लिखा है कि मर भी सकता है इंसान। तो उनको ये भी डर नहीं रहना चाहिए कि महानगर पालिका अगर मैं वैक्सीन देते ज़्यादा सीरियस हुआ तो मुझे बेड मिलेगी कि नहीं, ये मिलेगी कि नहीं। तो हमने उसको ही अटैच करके पूरा क्रिटिकल केयर यूनिट बना दिया। कोरोना की जंग लंबी चली, अब टीकाकरण अभियान भी काफी वक्त तक चलना है। स्वास्थ्यकर्मी डटे हैं, उम्मीद है ये आखिरी इम्तिहान हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सत्येंद्र जी, दिल्ली की तमाम तैयारियां तो हम लोग लगातार दिखाई रहे हैं जो चल रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक चुनौतीपूर्ण दिन है कल दिल्ली के लिए भी, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या जहन में इस समय? देखिए, दिल्ली ने वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल 81 साइट्स पर 81 जगह पर हम टीकाकरण स्टार्ट करेंगे और इसकी पूरी 3 बारी हमने ड्राई रन करके देखा। पहले 3 साइट्स पर, फिर 8 पर, फिर 66 साइट्स के ऊपर। और कल बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर हम 81 साइट्स पर इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादातर हैं। और एक सेंटर पर 100 लोगों को लगाई जाएगी, यानी कल एक दिन के अंदर 8100 लोगों को हम वैक्सीन लगाएंगे। जी, चुनौतियां क्या आपके जहन में रहेंगी कल? देखिएगा, चुनौती तो अब पिछले हम 20-25 दिन से पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसको बार बार हम रिहर्सल करके ड्राई रन करके हमने उसको काफ़ी हद तक लगता है ठीक कर लिया है। अब तो यही है कि भाई लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं। साथ ही साथ वैक्सीन की जो डिलीवरी है, अभी डिलीवरी लगभग 2.25 लाख के करीब दिल्ली को मिली है। और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हीं की संख्या जो बनती है वो लगभग 8-9 लाख बनती है। तो उसकी हम इंतजार कर रहे हैं कि भी वैक्सीन और ज़्यादा मिले। आपने 2 बातें की, एक तो आपने कहा कि लोग आए वैक्सीनेशन लगाने, क्या ऐसा कुछ है आपको लग रहा है कि लोग नहीं आएंगे वैक्सीनेशन लगाने? क्या शंकाएं हो सकती हैं कुछ उनके मन में? देखिएगा, मैं बोलता हूँ कि जिन लोगों ने रजिस्टर्ड कराया वो तो लगता है पूरे चांसेस हैं वो बिल्कुल आएंगे। और अभी तक दिल्ली में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो 2,60,000 के करीब रजिस्टर्ड करा चुके हैं। तो सबको सेंटर फिक्स किया गया है, इस सेंटर पर इतने बजे आपको आना है, सबको मैसेज के द्वारा जानकारी दी जा रही है। और देखिए, पहला दिन है कल, तो इसलिए कई बारी उसमें थोड़ा बहुत ये भी रहता है कि भी आदमी कोई लेट हो गया, कोई जल्दी आ गया, तो उस तरह के इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि 100 लोग हैं, 100 लोगों को एक साथ नहीं बुलाया हमने, उनको स्टैगर करके बुलाया है। और अक्सर देखने में आया, ये पता लगेगा 1-2 दिन के अंदर कि भाई आपने बुलाया तो था 12 बजे, लोग 10 बजे आ गए, 10 बजे बुलाया था वो 11 बजे आ गए या 12 बजे आए। तो उस तरह के इश्यूज का थोड़ा चांस रहता है। जी, ये भी सत्येंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि वैक्सीनेशन की जो वैक्सीन है उसकी मात्रा पूरी अभी पर्याप्त नहीं है, क्या हम माने कि ये जो वादा किया गया है कि पूरी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगी, उस लिहाज से कोशिश करेंगे? सत्येंद्र जी आ गए जी, जो मात्रा को लेकर, वैक्सीन की मात्रा को लेकर सर, कब तक ये पूरी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी दिल्ली को? देखिएगा, मैं इसमें क्लियरली बता दूं, जब तक मिल नहीं जाती तब तक कंफर्म करना मुश्किल है। अभी हमारे को जितनी मिली है उसी के हिसाब से हम लोगों को लगा रहे हैं। और इसमें एक इशू ये भी होता है, जिसको जो वैक्सीन लगाई गई है 28 दिन के बाद वही वैक्सीन लगानी होती है। तो हमारे को जो उसको रिपीट वैक्सीन भी हमें संभाल के रखनी पड़ेगी। किसी भी वजह से हम कहते हैं कि 2 दिन भी आगे पीछे हम कर नहीं सकते हैं। तो अब कहा तो गया कि जल्दी और वही हमारे को डिलीवरी मिलेगी, बट अभी जो हमारे पास हैं, देखिएगा, हफ्ते में 4 दिन का शेड्यूल रखा गया है कि सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 4 दिन ये लगेगी। और एक दिन में 8100 लोगों को लगा रहे हैं। इस हिसाब से हमारे पास सफिशिएंट है। सर सत्येंद्र जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है, जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं और उसमें तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगेगी और अन्य जगह कोविशील्ड लगेगी जो प्राइवेट अस्पताल है दिल्ली सरकार, और ये क्या है मामला, ये बताइए। देखिएगा, इसके अंदर ना जिसको जो भी वैक्सीन लगी है 28 दिन के बाद रिपीटिशन में वही वैक्सीन लगानी है, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जो सेंटर बनाए गए हैं वो जैसे 81 सेंटर्स हैं, उसमें 6 सेंटर बनाए गए कोवैक्सीन के और 75 कोविशील्ड के। तो 75 सेंटर्स में रिपीटिशन में भी वही मिलेगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर एक सेंटर में दोनों वैक्सीन को रख लिया गया तो ये हो सकता है कि आज आपको मिली एक और 28 दिन के बाद दूसरी मिल गई। तो
तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए अलग अलग रखा गया है। एक जो है हमें 20,000 के करीब मिली है, दूसरी हमारे को 2,60,000 के आसपास मिली है। तो नंबर्स उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है जी। और जिस तरह से एक जगह पर हम दो को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, आप कह रहे हैं मिक्स नहीं कर सकते, मैं अंतर समझना चाह रही थी कि अलग अलग दोनों क्यों यूज़ करें हैं। बहरहाल सर, ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे किसी भी वैक्सीन के बाद बच्चों को भी दी जाती है तो एक उसका रिएक्शन होता है, हल्का बुखार खांसी, उस लिहाज से लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि वो बिल्कुल डरे ना, उस लिहाज से क्या कहा जा रहा है उन्हें? देखिएगा, इसके लिए पूरा कैंपेन भी चलाया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग वैक्सीन लगवाने आएंगे उनकी काउंसलिंग भी वहाँ पर की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि आपको क्या हल्के लक्षण आ सकते हैं, सबको नहीं आते, मतलब हल्के लक्षण भी ये नहीं है कि सभी को आएंगे, वो कुछ लोगों को आ सकते हैं, कुछ को नहीं भी आ सकते हैं। तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, उनको लिटरेचर लिखित में भी दिया जाएगा, उनके साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उसको पूरा भरोसा दिलाया जाएगा उसके बारे में। साथ ही साथ हमने ये भी प्लान किया है कि अबंडेंट प्रिकॉशंस रखने के लिए जो वैक्सीन लगाएंगे उनको उसके बाद आधा घंटा वहीं पर मॉनिटर भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने अपने पूरी जानकारी दी है, जो पूरी तमाम अच्छी तैयारियां हैं। लेकिन सर, एक सवाल ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जो पूरा प्रोसेस तैयार किया गया है अपने आप में, LNJP जो दिल्ली का और देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, क्या वहाँ से शुरुआत होगी? कहाँ से आप इसकी शुरुआत देख रहे हैं? क्या तय हुआ है अभी? देखो, दिल्ली में तो LNJP से स्टार्ट होगा जी। और मुख्यमंत्री, आप लोग भी क्या वैक्सीन लगवाएंगे या बाद में? देखिएगा, सबसे पहले जो हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, ये क्वेश्चन तो लगभग 1 महीना पहले भी आया था, आप ही लोगों ने पूछा था कि भाई पहले VIPs को लगेगी या हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी। तो हमने कहा था भाई हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वही हमारे VIP हैं, पहले उनको लगेगी, उसके बाद नंबर आएगा। जी, क्योंकि हम अब और विदेशों में देख रहे हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बनने वाले, जो बाइडेन, तमाम लोगों ने खुद एक वैक्सीन लगवाया। उससे संदेश देने की कोशिश है कि उनको इस वैक्सीन पे भरोसा है और इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। इस लिहाज से मैं ये समझना चाह रही थी। देखिएगा, मुझे लगता है कि हमारे को सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगानी चाहिए, उनको ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, दे आर मोर एक्सपोज टू दिस वायरस, वो दिन रात उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की राइट बनता है इसके ऊपर। चलिए सत्येंद्र जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि कल से हमारे देश भर में जो वैक्सीन का कार्यक्रम इस महामारी को लेकर शुरू हो रहा है वो सुचारू रूप से शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।